तो दिस इज योर क्वेश्चन। इसमें आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। तो पहले ये एयर कैपेसिटर था, फिर उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं सो एज टू कंप्लीटली फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो मतलब ये है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो डायमेंशन है, उसका जो साइज है, ठीक है, ये उसकी थिकनेस है, इट इज द सेम एज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एंड बिफोर इंसर्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कैपिटल के दिया हुआ है, द कैपेसिटर वाज एन एयर कैपेसिटर, और आप ये मान सकते हो कि वहां पे एयर है। तो कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी होना चाहिए विदाउट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो फेस का एरिया है वो एग्जैक्टली अगर ये जो प्लेट्स का एरिया है उनके जितना है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, ए इंटू डी। सो इट इज जस्ट सफिशिएंट टू फिल द होल ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो जब हम कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो जो फाइनल कैपेसिटेंस सिस्टम की हो जाएगी, न्यू कैपेसिटेंस लेट्स से सी डैश, वो इतनी हो जाएगी। अब जो इसमें हमें समझना है वो ये है कि आपको दिया है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से पहले हमने क्या किया। पहले आपके पास जो एयर कैपेसिटर था उसको आपने एक सेल के साथ कनेक्ट करके किसी वोल्टेज कैपिटल वी तक चार्ज किया, ताकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज स्टैब्लिश हो गई, इसके ऊपर अगर 0 वोल्ट वोल्टेज पोटेंशियल है तो इसके ऊपर वी वोल्ट पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड which can be assumed to be uniform here, ignoring the small non uniformity at the edges। तो हम ये मान सकते हैं कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से पहले हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो अब जो अभी आपको पिक्चर में दिख रहा है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज है वी, और जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर डेवलप हुआ है वी वोल्टेज बनाने में, वो कैपेसिटेंस को अगर मैं एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी ले लूं, तो इतना चार्ज क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर क्रिएट हुआ है। मतलब ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज है और इतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज माइनस क्यू नेगेटिव प्लेट के ऊपर होगा। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इंसर्ट करते हैं, तो हम पहले से जानते हैं कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे अपर एज के पास लेकर आएंगे, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर डाइपोल्स हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहले से बनी हुई है, वो अंदर जो इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से एक इनवर्ट फोर्स, एक इनवर्ट अट्रैक्टिव फोर्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर लगता है। तो एक इनवर्ट फोर्स एफ आई ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी इस फोर्स की एक्सप्रेशन हमने अलग से कैलकुलेट की हुई है, तो हम उसको अभी यहाँ पे दोबारा से यूज नहीं करेंगे, हमारे को इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पर रख के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टेबलाइज करना चाहते हो, तो अगर आप ऊपर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे लाके रोक देंगे, छोड़ देंगे, तो अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर भी कर दें, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब नीचे मूव करके अपने आपको इन दोनों प्लेट्स के बीच में लेकर आएगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जब वो यहाँ पर आता है प्लेट्स के बीच में, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कम्स हेयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज ये फोर्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर वर्क करके, नेटवर्क करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो से लेटस से कुछ काइनेटिक एनर्जी तक बढ़ा देगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ मोशन में होगा, तो वो इन प्लेट्स के बीच में अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वो आगे की तरफ स्लाइड करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम यहाँ पे रोकना चाहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं जो ये इनवर्ट फोर्स लग रही है उसको बैलेंसिंग फोर्स लगाकर एक एक्सटर्नल बैलेंसिंग फोर्स लगाऊं सेम मैग्नीट्यूड की, अगर मैं एक्सटर्नल बैलेंसिंग फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड लगाऊं जो कि इंटरनल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर लगती है, तो फिर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्लोली यानी कि बिना एक्सीलरेट किए अंदर इंसर्ट कर सकता हूं, सो दैट जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस लोकेशन में आ जाएगा प्लेट्स के बीच में, तब उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी या कोई मोशन नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो ही होगी। तो हमें एक ऑपोजिट बैलेंसिंग फोर्स लगानी है ताकि नेट फोर्स ऑन द स्लैब जीरो हो जाए और एक्सलेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब जीरो हो जाए, और हम बोलते हैं वी आर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्लोली। तो ये हमें मालूम है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करने से के बाद जो पहले अगर कैपेसिटेंस थी सी, तो अब नई कैपेसिटेंस के टाइम्स सी बन जाएगी। पहले की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, और अब नई कैपेसिटेंस आ जाएगी के टाइम्स एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। लेकिन क्योंकि बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया,
तो फर्दर ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हो पाएगा। तो जो नया चार्ज आएगा क्यू डैश, इट विल बी सेम एज द ओल्डर चार्ज। वो कितना है? जो पहले वाली कैपेसिटेंस थी, हमने प्लेट्स को भी वोल्टेज तक चार्ज किया, लेकिन अब जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट इज 1/k टाइम्स ऑफ द ओल्डर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पहले से जानते हैं। और जो नई वोल्टेज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद के फैक्टर से कम हो गई है, तो जो नई वोल्टेज है वो भी के फैक्टर से कम हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम होती है? हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन होती है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बिना यहाँ पर पहले से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन जो प्रोड्यूस होती है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब यहाँ पे आ गए तो उसमें जो पोलराइज चार्जेस, फेस चार्जेस डेवलप होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव फेस चार्ज डेवलप होगा इस साइड पे, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज, फेस चार्ज डेवलप होगा। उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब में प्रोड्यूस हो जाती है। और जो नेट फील्ड है, लेट अस से ई आई डैश, it is found that finally the net field is less than the original electric field E0 by a factor of k। तो ये चीजें हम पहले से जानते हैं। अब इन आइडियाज के साथ हमें इस क्वेश्चन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको आंसर करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लेट अस सी। अब देखिए, पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि, ध्यान से देखना, इसमें इसमें मैं बोला है कि क्यू ई एंड डब्ल्यू आर मैग्नीट्यूड, दीज आर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर दिस स्लैब इज इंसर्टेड। तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आएगी? तो नया चार्ज तो सेम एज ओल्ड चार्ज रहेगा, बिकॉज चार्ज कैसे बढ़ता है? यहां से जब कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा, अब यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक है, चार्ज यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकता है, तो ये पाथवे था डाइलेक्ट्रिक, ये पाथवे था इलेक्ट्रिक चार्ज का यहाँ से यहाँ तक जाने का। अब वो रास्ता कट गया है, तो चार्ज कैन नॉट चेंज, तो द न्यू चार्ज क्यू डैश इज सेम एज ओल्डर चार्ज क्यू, मतलब नया चार्ज भी इतना ही रहेगा जो पहले वाला चार्ज था। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ए तो डेफिनेटली करेक्ट है। और नई इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई डैश बोल रहे थे, वो ओल्डर इलेक्ट्रिक फील्ड ई से कैसे रिलेटेड है? लेसर देयर या फैक्टर ऑफ के। तो पहले कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डी है तो बी वॉज इक्वल टू ई इंटू डी। ये पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? वो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? वी ओवर डी, पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अब जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी? V अपॉन डी डिवाइड बाई के। तो इन्होंने ई डैश नहीं यूज किया, ये इन्होंने नई इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाया है। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड ये पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, V अपॉन डी, और जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उससे के फैक्टर से कम है। तो आपका ए पार्ट तो करेक्ट है, बी करेक्ट हो नहीं सकता। अगर ए करेक्ट है तो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमें लास्ट में एक वर्क डन की एक्सप्रेशन भी निकालनी है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो पहले तो ये बात कर लें कि इसमें सिस्टम क्या है। तो जब भी वर्क डन निकालना होता है ऑन द सिस्टम, तो अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस कैपेसिटर को, बैटरी तो हट गई है, तो आप चाहें तो इमेजिन कर सकते हैं कि ये तो अब सिस्टम का पार्ट है ही नहीं है, तो सब हट गया। वैसे तो अगर हमने इसको डिस्कनेक्टेड दिखाया तो ये ऑलरेडी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। अब सिस्टम क्या है? ये दो प्लेट्स विच इज द कैपेसिटर, सपोज इट इज फिक्स्ड समहाउ, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जो कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा सकता है। अब ये सिस्टम है। अब अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, जहां पे मैंने अभी दिखाया है, अगर बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए इसको मैं रिलीज कर दूंगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ देर के बाद यहां से, ये इनिशियल पोजीशन है, जब यहां आएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब इधर आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहां से रिलीज करता हूँ, रिलीज मीन जीरो काइनेटिक एनर्जी से छोड़ देता हूँ, इग्नोरिंग ग्रेविटी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब यहां आ जाएगा फाइनल पोजीशन में, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब हम ये पूछ सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में? इसका मास अगर m है, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैज टू अप्लाई। तो ग्रेविटी को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ग्रेविटी की वजह से तो ये काइनेटिक एनर्जी आई नहीं। नहीं तो हम बोल सकते थे कि इसने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज की वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। मान लो ये एक्सपेरिमेंट हम स्पेस में कर रहे हैं, तो वेट की फोर्स वहां रेलेवेंट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी तो फिर भी आएगी इस इनवर्ट फोर्स की वजह से। तो बेसिकली ये फोर्स वर्क कर रही है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर, इट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, दिस फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एंड
टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स है तो हम ये यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली दिस मच। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर इंटरनल फोर्स वर्क कर रही है, और उस वर्क की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। अब अगर एनर्जी के बेसिस सोचे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर में पहले एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, प्लेट के इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी, तो फाइनल एनर्जी उससे कम हो गई होगी, बिकॉज फाइनल एनर्जी का कुछ पार्ट, फाइनल एनर्जी क्यों कम होगी होगी, बिकॉज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट इसमें कन्वर्ट हो गया और कुछ इसमें आ गया, एज्यूमिंग देयर इज नो फ्रिक्शन। तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यू आई विल बी इक्वल टू एम वी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू एफ। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। बेसिकली हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लेट अस इमेजिन इट इन द केस ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल ग्रेविटी वाली सिचुएशन है, ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स अगर लग रही है, तो इस ब्लॉक को अगर मैंने एच हाइट से रिलीज किया, तो एच हाइट पे हम अभी हम सिंपल जो नाइन्थ क्लास वाली एनालिसिस करें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो है, और एच हाइट के ऊपर हम मान लें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, एज्यूमिंग के जी इज कॉन्स्टेंट, तो हम ये यूज कर सकते हैं एनालिसिस। अगर एच हाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो जी को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की नहीं है, ये ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सिस्टम है ये, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम क्या था, यहाँ पे ये दो, ये कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम है आपका ब्लॉक प्लस अर्थ। तो अगर मैं ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करता हूँ, तो जब थोड़ी देर के बाद ब्लॉक यहाँ पे जस्ट टच करने वाला होगा उसका लोअर फेस, या कर चुका है, तो ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। दिस काइनेटिक एनर्जी कम्स एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की, वो कम हो गई होगी, या वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिखते हैं यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के। तो इनिशियली इस सिस्टम में जब ये ब्लॉक इस साइड पे था, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, तो के वाई वॉज जीरो, तो हम के आई की वैल्यू को जीरो डाल देते हैं। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस से हम यहाँ पे रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चूज करें, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन द ब्लॉक इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गायब हुई, वो कहाँ गई, इट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। लेकिन अब आप इमेजिन करिए, ये वही ब्लॉक है, वही सिस्टम है, ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ब्लॉक के ऊपर, और जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली द सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम ब्लॉक को जब यहाँ पे लोअर डाउन करेंगे तो ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी जीरो थी, और जब ब्लॉक यहाँ पे उसका लोअर फेस जस्ट सरफेस के ऊपर पहुंच गया है, तो भी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो दैट मीन्स कि ब्लॉक, जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाएगी, ब्लॉक जब इधर से इधर आ रहा है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो mgh पहले थी, और अब नई एनर्जी कितनी आ गई, पहले इतनी थी, अब नई तो जीरो आ गई। और mgh पहले थी, लेकिन ब्लॉक के अंदर पहले भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन जब मैं ब्लॉक को स्लोली लोअर डाउन कर रहा हूँ, स्लोली मींस नेट फोर्स जीरो रखते हुए, तो ब्लॉक एक्सीलरेट नहीं कर पाया, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो अब ये इक्वेशन तो सेंस नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ तो mgh प्लस जीरो, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस सेकंड केस। तो वो क्यों है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पहले वाली जो इक्वेशन है, ये कब वैलिड होती है, ये इक्वेशन बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम से आई है, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा के से। ठीक है, अब अगर सपोज फर्स्ट केस में क्या है, जो नेट फोर्स है, इट इज ओनली द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द सिस्टम विच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम ऐसे लिख देते हैं डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डेल्टा के। और बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो डब्ल्यू आई होता है, नेट वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द सिस्टम, इट इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। तो इसके लिए आप वर्क एनर्जी के लेक्चर सुन सकते हैं, डब्ल्यू आई इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। और हम ऐसे आज लिख पाएंगे, अब डेल्टा के तो कितना है, के एफ माइनस के आई, और डेल्टा यू कितना है, यू एफ माइनस यू आई, लेकिन माइनस साइन की वजह से हम ऐसे लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली यू आई प्लस के आई, अगर हम के आई को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर ले और यू एफ को दूसरी तरफ, तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाती है, जिसको हम फर्स्ट केस में यूज कर सकते थे। लेकिन अगर सेकंड केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना चाहते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड को एग्जैक्टली mg के इक्वल, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल रखना चाहते हैं, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम फिर से यूज करेंगे। लेकिन अब नेट फोर्स जो है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। और अगेन अगर हमने ब्लॉक को स्लोली लोअर डाउन किया है,
तो यहाँ भी ब्लॉक रेस्ट पे था और यहाँ भी ब्लॉक रेस्ट पे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना आएगा? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स का वर्क तो यहाँ इस केस में mgh आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज इंटरनल फोर्स कांस्टेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट h है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि आप देखो एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव वर्क कर रही है, तो वो सिस्टम को ऊपर जब नेगेटिव वर्क करेगी तो उसी की वजह से ब्लॉक के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं आ पाई। अब यही आइडियाज अगर आप यहाँ पे भी अप्लाई करते हो इस केस में भी, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। अगर ब्लॉक को हम यहाँ से रिलीज करते बिना एक्सटर्नल फोर्स के, तो ब्लॉक के अंदर यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती। लेकिन अगर ब्लॉक को हमने स्लोली इंसर्ट किया एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, अगर हमने ब्लॉक को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, और एक्सटर्नल फोर्स भी कितनी, जिसका मैग्नीट्यूड इंटरनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के जितना सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो जब ब्लॉक इधर पहुंचेगा तो ब्लॉक के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी। जब ब्लॉक बोलना चाहिए या डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलना चाहिए, यहाँ पे वो जीरो स्पीड से पहुंचता है और यहाँ पे वो स्टेबलाइज रहेगा, ठीक है, आगे नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, वो इस केस में कैसा वर्क कर रही है? एक्सटर्नल फोर्स इसमें नेगेटिव वर्क कर रही है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि पहले जब ये फुल्ली चार्ज था तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियल एनर्जी थी हाफ एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, हाफ सी वी स्क्वायर, ये सी है बस इसमें। और अब जो फाइनल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी? अब फाइनल एनर्जी जब स्लैब इधर आ चुका है तो हाफ सी डैश और नई पोटेंशियल का स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है। तो सी डैश तो है के टाइम्स एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, और नई वोल्टेज अभी अभी हमने पहले वाले पार्ट्स में आर्ग्यू किया था, वी डैश इज वी बाई डी। तो वी बाई डी होती है जब, क्योंकि नई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से के फैक्टर से कम होती है। तो जो नई वोल्टेज आएगी, पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, तो अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई बाई के। और पहले जो वोल्ट, उसी की वजह से आपकी जो वोल्टेज है वो भी के फैक्टर से कम होगी, बिकॉज ई इंटू डी इज इक्वल टू वी। लेकिन अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो नई वोल्टेज भी कम हो जाएगी। नई इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड से के फैक्टर से कम है, तो नई वोल्टेज भी पुरानी वोल्टेज से के फैक्टर से कम होगी, बिकॉज ये क्या है, ये वी है। तो न्यू वोल्टेज इज लेसर देन द ओल्डर वोल्टेज बाय अ फैक्टर ऑफ के। दिस इज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो अब आपको पता है कि नई वोल्टेज आपके पास कितनी आ गई? वी डैश वी अपॉन डी, वी अपॉन के, वी अपॉन के। तो ये वी अपॉन के स्क्वायर बन गया। अब एक एक के का फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नई एनर्जी है वो कितनी आई? नई एनर्जी आप साफ देख पा रहे हो कि वो ओल्डर एनर्जी से कम है। तो अब ये एनर्जी कम क्यों हो गई? ये एनर्जी कम क्यों हो गई? तो ये समझना बहुत ही आसान है, आप यहाँ से समझ लो। अब देखो सेकंड केस में जब हम इंसर्ट कर रहे थे, तो ब्लॉक के पास यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का तो नुकसान हुआ है सिस्टम का। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली गई? तो अल्टीमेटली वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो गई है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स ने जब वर्क किया, दैट पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन डिसिपेटेड एज हीट। अब ऐसे ही यहाँ पर होगा, जब ये सिस्टम यहाँ था और अब जब नई सिचुएशन में आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्लैब प्लस कैपेसिटर यहाँ पे, और स्लैब प्लस कैपेसिटर यहाँ पे, इसी को सिस्टम मानना है। ये इनिशियल सिस्टम था और ये वही सिस्टम है पर उसकी फाइनल स्टेट है। तो इसमें स्लैब रेस्ट पे था, इसमें भी स्लैब रेस्ट पर है। इसमें इसमें एनर्जी ज्यादा थी, लेट अस से 100 जूल्स कैपेसिटर में एनर्जी, इसमें कैपेसिटर में एनर्जी 80 जूल्स है। काइनेटिक एनर्जी अब 100 से ये 80 हो गई, या तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती स्लैब की, वो तो हुई नहीं। तो दैट इज बिकॉज बाहर से सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर बाहर से नेगेटिव वर्क हुआ है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना आएगा, ये अभी हमने रीजनिंग की थी यहाँ पर। तो बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ और यहाँ में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का जो वर्क आएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना आएगा? इट विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी, तो एक्सटर्नल फोर्स काइनेटिक एनर्जी कम कर रही है। तो जब काइनेटिक एनर्जी को कम कर रही है ब्लॉक की, इंटरनल फोर्स क्या कर रही थी? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। तो इन एक्सटर्नल फोर्स काइनेटिक एनर्जी को कम कर रही है।
काइनेटिक एनर्जी को। तो एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली सिस्टम के ऊपर, बेसिकली ब्लॉक के ऊपर, पर अभी हम सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम का ही पार्ट है ब्लॉक भी, तो वो काइनेटिक एनर्जी को कम कर रही है। तो एनर्जी का जो लॉस हुआ है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी टर्म है लाइक 100, ये छोटी टर्म है लाइक 80, तो वो इतना आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम इसको लें तो हाफ एप्सिलॉन ए वी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर। ओके, इसमें डी स्क्वेयर नहीं आएगा, ये डी आना चाहिए, इसको हम करेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। हाफ एप्सिलॉन ए वी स्क्वेयर अपॉन डी, के साथ स्क्वेयर था, उस के स्क्वेयर को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, और ये 1 अपॉन के आ गया। तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी इसमें से हमें, ये तो नई वाली एनर्जी है ना, इसमें से हमें पुरानी एनर्जी को माइनस भी करना है। इसमें से इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो। तो जब आप इनिशियल में से फाइनल को माइनस करोगे तो इनिशियल तो ये है, और इसमें से फाइनल को माइनस करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। फाइनल को माइनस करने से, इसमें से इसको माइनस करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो इसमें अगेन हमारे पास स्क्वायर आ गया, इसको हम हटा देते हैं। तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, और जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है वो भी एक पॉजिटिव टर्म है, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क आएगा, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क आएगा वो इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वाली टर्म पॉजिटिव है। समझ रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा थी, ये एनर्जी कम है, तो हम ज्यादा बड़ी वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करते हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव टर्म होल ऑफ दिस, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस केस, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क एग्जैक्टली इसका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ऑफ यू आई माइनस यू है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वही हमें इस केस में निकालना है। पर हमें इस इसका वर्क डन बाय आएगा इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब माइनस लगा के हाफ एप्सिलॉन 0 ए वी स्क्वेयर अपॉन डी, और 1 - 1 अपॉन के। पर हमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमारे पास ये पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर दी आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन।